भिखारी ठाकुर को याद करने का एक मकसद यह भी है कि जो उन्होंने ये पलायन की जो पीड़ा को समझा था, वो समस्याएं आज भी जस की तस मौजूद हैं। और दूसरी जो बात आप जानते हैं कि वो एक रंगकर्मी थे, और रंग कर्म का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। केवल वो सामाजिक और आर्थिक विषयों से नहीं जो जुड़ता है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है। और भिखारी ठाकुर उन सारे सवालों को एड्रेस करते हुए, उन सारे सवालों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो एक रंगकर्मी के रूप में भिखारी ठाकुर को याद करना ज़रूरी है। एक उनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक समाज सुधारक भी थे। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान हैं, डॉक्टर जितेंद्र यादव, जो कि जेएनयू से पीएचडी इन्होंने की। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के टीचर हैं और आज बिहार के ही नहीं, भारत के एक बहुत बड़े प्ले राइटर, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे, बहुत बड़े कवि, पोएट, बहुत बड़े राइटर, और भोजपुरी ज़बान के सबसे अहम लेखक भिखारी ठाकुर जी का जन्म दिवस है। आज ही के रोज़ भिखारी ठाकुर जी पैदा हुए थे, यानी 18 दिसंबर 1887 में भिखारी ठाकुर जी की पैदाइश हुई थी बिहार के छपरा या सारण इलाके में। और भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी ज़बान के बहुत बड़े राइटर हैं, पोएट हैं। उन्होंने बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे नाटक लिखे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात भिखारी ठाकुर जी की ये है कि उनका जो ड्रामा है वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, यानी औरतों की हालत, माइग्रेंट लेबरर्स की हालत, औरतों को या महिलाओं की जब शादी होती थी तो किस तरह ज़बरदस्ती उनकी शादी कहीं करा दी जाती थी, माता पिता उनकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते थे, जात पात, सामाजिक बुराई, ये सारे जो मसाइल हैं वो उनकी लेखनी में साफ साफ दिखने को मिलते हैं। मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, जो जेएनयू से पीएचडी किए हैं हिंदी भाषा में, और उन्होंने अपने एमफिल शोध के दौरान भिखारी ठाकुर की जीवनी पे उन्होंने रिसर्च भी किया है। तो मुझे ये लगा कि आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे भिखारी ठाकुर के बारे में, क्योंकि आज का जो जनरेशन्स है, न सिर्फ भारत में बल्कि बिहार में भी बहुत सारे लोग भिखारी ठाकुर के काम को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो ये इन बातों को लोगों तक भी पहुंचाना है। और भिखारी ठाकुर को याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भिखारी ठाकुर की जो सोच है वो सामाजिक न्याय के प्रश्न से जुड़ी हुई है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बहुत ही आसान ज़बान में, बहुत ही सरल भाषा में डॉक्टर साहब के जो रिसर्च है उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस तरह की चर्चा न सिर्फ एक बेहतर समाज को बनाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये हिंदी भाषा, भोजपुरी ज़बान की जो तारीख़ और जो अदब है उससे भी जुड़ा हुआ है। जो सामाजिक न्याय का प्रश्न है, जो वंचित तबका की जो हुकूक की जो लड़ाई है, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ मवाद मिलेगा डॉक्टर साहब की बात सुन के। और इससे पहले भी डॉक्टर साहब से हम लोगों ने एक गुफ्तगू की थी सामाजिक न्याय और हिंदी अदब के प्रश्न पे। आप उस वीडियो को भी, उस डिस्कशन को भी देख सकते हैं। तो जितेंद्र जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भिखारी ठाकुर की जयंती है और जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र में मैंने भिखारी ठाकुर के जीवन, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। और एक मेरी किताब भी प्रकाशित है, भिखारी ठाकुर प्रतिरोध का लोक स्वर, जो आप देख सकते हैं। दरअसल ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी अभय जी ने पूछा कि भिखारी ठाकुर और उस तरीके के जो नायक हैं, जो आप कह सकते हैं कि वो जो
ऐसे नायकों की परंपरा है जिसमें जिसमें जो लोग उस तरीके से पढ़े लिखे तो नहीं थे, जैसे कबीर का व्यक्तित्व आपके सामने आता है, लेकिन उन्होंने समाज को बहुत गहरे स्तर से प्रभावित किया। वैसे लोगों में भिखारी ठाकुर का नाम है। भिखारी ठाकुर चूँकि भोजपुरी का एक बहुत बड़ा इलाका, न सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश का भी बहुत सारा हिस्सा जो भोजपुरी प्रदेश में आता है, और बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जो भारत के बाहर भी, फिजी, गुयाना, मॉरिशस, जहाँ पर लोग भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी से अपने आप को जोड़ते हैं। तो भिखारी ठाकुर उन सारे लोगों के लिए एक महानायक के तौर पर एक व्यक्तित्व उभरता है। वो रंगकर्मी थे। उनको बहुत सारे लोग बहुत रूपों में याद करते हैं, जैसे आपने बताया कि उनको एक कवि के रूप में, एक नाटककार के रूप में, कोई कहता है कि वो एक नचनिया थे। तो ये तमाम रूपों में उनको याद करते हैं। लेकिन जो मेरा जो मानना है कि सबसे जो महत्वपूर्ण उनका जो व्यक्तित्व, जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, वो एक रंगकर्मी का व्यक्तित्व है। और रंगकर्मी में वो सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। वो अभिनय भी किया करते थे, नृत्य भी किया करते थे, बहुत सारी भूमिकाएं भी किया करते थे, कवि थे वो। तो ये सारे व्यक्तित्व उनके, जो उनका रंगकर्मी का जो व्यक्तित्व है, उनमें सारा चीज़ समाहित हो जाता है। तो भिखारी ठाकुर को आज के समय में जो याद करना इसलिए ज़रूरी है कि भिखारी ठाकुर ने जिन समस्याओं को उठाया था, वो सारी समस्याएं आज भी हमारे सामने उसी तरीके से मौजूद हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उनका जो नाटक था विदेशिया नाटक, जो काफ़ी मशहूर हुआ था, और आज भी विदेशिया के नाम से एक बहुत सारे लोग हैं जो नाटक करते हैं, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो विदेशिया जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि वो पलायन, माइग्रेशन के बारे में उसमें बात कही जा रही है। तो ये जो भोजपुरी का जो एक क्षेत्र है, जो भारत का पूर्वी इलाका है, और जहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, अशिक्षा है, और एक प्राकृतिक मार भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा झेलने वाला प्रदेश है। वो जो गोपालगंज, छपरा का ये इलाका, जो आप जानते हैं कि बार बार जब बरसात का महीना आता है तो वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, फिर से बारिश की कमी से जूझते हुए सूखा पड़ जाता है। तो ये जो प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं आप, और इससे उपजी जो है जो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था जो है, जिसमें सामंतवादी व्यवस्था, और वो हमारे यहाँ JNU से ही चंद्रशेखर ने एक रिसर्च किया था, जो हिंदी में भी प्रकाशित है, जो है वो उसको गोपाल प्रधान ने अनुवाद किया है, जिसका नाम है लोकप्रिय संस्कृति का द्वंद्वात्मक समाजशास्त्र। तो उसमें उन्होंने ये चंद्रशेखर ने बताया था कि किस तरीके से जो उस समय जो 20वीं सदी, यानी कि आप समझते हैं कि 1900 से लेकर के और 1975 के आसपास, 60-65 के आसपास, जब भिखारी ठाकुर का लेखन चल रहा था, जब वो लिख रहे थे, सक्रिय थे, और उसकी पृष्ठभूमि में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि उस समय बहुत सारे लोग, जो भोजपुरी समाज का जो पिछड़ा हुआ तबका था, जिसमें दलित थे, पिछड़े वर्गों के लोग थे, उनके पास ज़मीनें भी नहीं थी, और किस तरीके से वो लोग अपने कर को अदा करने के लिए, जो ज़मीन पर लगाया हुआ कर था, उसको अदा करने के लिए भी सक्षम नहीं थे। और इसे बड़े पैमाने पर लोग दूसरे प्रदेशों में जाते थे, दूसरे प्रदेशों में जा कर के नगद मजदूरी कमाने का काम करते थे। तो पलायन एक सबसे बड़ी समस्या भोजपुरी प्रदेश की रही है। आज भी आप जानते हैं कि आज भी सबसे ज़्यादा पलायन जहाँ पर होता है, जिस प्रदेश में हो रहा है, वो भोजपुरी का इलाका ही है। अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन का दौर चला और बड़े पैमाने पर जब मजदूर शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा कि वैसी तस्वीर किसी दूसरे राज्यों में नहीं आई जैसी तस्वीर ये भोजपुरी जो मजदूर थे, भोजपुरिया मजदूर जो थे, जो शहरों से, जो मुंबई से, दिल्ली से या दूसरे बड़े बड़े शहरों से जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो ये जो भोजपुरी भिखारी ठाकुर को याद करने का एक मकसद यह भी है कि जो उन्होंने ये पलायन की जो पीड़ा को समझा था, वो समस्याएं आज भी जस की तस मौजूद हैं। और दूसरी जो बात आप जानते हैं कि वो एक रंगकर्मी थे, और रंगकर्म का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है,
केवल वो सामाजिक और आर्थिक विषयों से नहीं जो जुड़ता है, उसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है। और भिखारी ठाकुर उन सारे सवालों को एड्रेस करते हुए, उन सारे सवालों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो एक रंगकर्मी के रूप में भिखारी ठाकुर को याद करना ज़रूरी है। एक उनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो एक समाज सुधारक भी थे। तो ये सारा व्यक्तित्व उनके अंदर एक जुड़ जाता है कि एक रंगकर्मी के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में। एक किताब सूत्रधार नाम से हिंदी में उपन्यास जो आई, उसमें संजीव ने यह बात लिखने की कोशिश की कि जब भिखारी ठाकुर अपना नाच कर रहे थे, तो हजारीबाग जो बिहार का उस समय हिस्सा हुआ करता था, तो वहाँ के कुछ मजदूर थे, उन्होंने उनके नाटकों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो लोग शंकर जी के मंदिर में जा कर के सामूहिक रूप से कसम उन्होंने खाई कि आज से कोई बेटी बेचने का काम नहीं करेगा, और जो बेटी बेचने का काम करेगा उसको हम समाज से बाहर कर देंगे, जो अपनी जात बिरादरी से बाहर कर देंगे। तो उनका एक समाज सुधारक का भी रूप है, एक रंगकर्मी का भी रूप है, और एक आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोई एक साहित्यकार, लेखक जो अपने समाज की समस्याओं को बहुत ही उसके मर्म को पहचानने का काम करता है, एक कवि, लेखक, उस तरीके से उन्होंने भोजपुरी समाज की जो सबसे गहरी पीड़ा है उसको पकड़ने की कोशिश की है। भिखारी ठाकुर जी को समझने के लिए अगर क्रोनोलॉजिकली अगर देखें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो बात ये करते हैं कि भिखारी ठाकुर जी का जन्म जो है वो कुतुबपुर पहले छपरा था, अब सारण हो गया। छपरा सारण कुतुबपुर में हुआ, और वो बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए। और उनकी जो जाति थी, आप सबको पता है कि वो एक बार्बर कास्ट से आते थे, और वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। और कहा यह जाता था, थोड़ा आपसे बात करने से पहले मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो ये मुझे जानकारी मिली कि कैथी भाषा और थोड़ा बहुत रामचरितमानस के अलावा वो बहुत ज़्यादा वो नहीं जानते थे। उसके बाद वो खड़गपुर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, पुरी जाते हैं, और जब घर से बाहर जाते हैं तो उनको बाहर की भी दुनिया दिखती है, पलायन दिखता है, शहरों में गरीबी दिखती है, मजदूरों की हालत ख़राब दिखती है। फिर सिनेमा के भी करीब में आते हैं, क्योंकि गांव के अंदर में टीवी और सिनेमा उनकी पहुंच से दूर था। और उसके बाद वो जब गांव लौट के आते हैं तो उन्होंने नाटक की एक मंडली बनाई और नाटक करना शुरू कर दिया। और फिर शुरुआती दौर में उन्होंने रामलीला से मतलब नाटक की शुरुआत की। और तब जो ऊंची जाति के जो लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी हमला किया कि आप नीची जाति के होके कैसे नाटक कर सकते हैं। पवित्र चीज़ों में जो है उसका अधिकार तो सिर्फ ऊंची जातियों का है, जैसे मंदिरों में देखा जाता है कि पुजारी भी ऊंची जाति का होगा। तो आप एज ए रिसर्चर आपने जो काम किया, जो लिखा, तो ज़रा इस पहलू पे आप ज़रा रोशनी डालिए कि ये एक गरीब इंसान, एक बैकवर्ड कास्ट का में पैदा होने वाला इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, वो समाज में परिवर्तन करना चाह रहा है। और उसके ऊपर आज से तकरीबन क्या कहेंगे, तकरीबन 70, 80, 90 साल पहले का वो समाज है, 100 साल कह सकते हैं, 100 साल पहले का जो समाज है वो उनके ऊपर दमन कर रहा है। तो इस परिस्थिति में कितना मुश्किल होगा भिखारी ठाकुर के लिए अपने आप को इस हालत तक पहुंचाना, मतलब अपना नाम बनाना या लोगों में जागृति फैलाना। इस पहलू से रिलेटेड जो बातें हैं ज़रा आप उसको रखिए। आपने सही कहा कि भिखारी ठाकुर के लिए वो बहुत ही मुश्किल का दौर था। कहा जाता है कि जिस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब हम हिंदी नवजागरण की बात करते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बंगाल की यात्रा करते हैं और वहाँ के बहुत सारे लिटरेचर, साहित्य से प्रभावित होकर के, और फिर से जब वो आते हैं तो कुछ लिखने का काम शुरू करते हैं और हिंदी में नवजागरण की शुरुआत होती है। उसी तरीके से भिखारी ठाकुर का भी व्यक्तित्व को बनाने में बंगाल के नवजागरण की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन जो उनका व्यक्तित्व की जो संघर्ष है वो तब शुरू होता है जब वो बंगाल से जब अपने गांव आते हैं, जब छपरा आते हैं। और जैसा कि आपने बताया
कि किस तरीके से लोग उनको उनके बारे में वो शुरू में, जैसा कि आपने बताया कि उनका शुरू में उनकी जो ख्वाहिश थी कि रामलीला की जो व्यास की जो गद्दी होती है, उस गद्दी पर बैठ करके और रामचरितमानस, राम की कथा का पाठ करना, उनकी इस तरीके की ख्वाहिश थी कि इस तरीके से मैं करूं। आप लोगों ने, सभी लोगों ने रामलीला का मंचन होते देखा होगा, तो वो उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। क्यों पूरी नहीं हो पाई? क्योंकि वो एक पिछड़े वर्ग से में पैदा हुए, जिसे आप कह सकते हैं कि नाई जात में पैदा हुए, और जिसके कारण उनको तमाम सामाजिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। अब जानते हैं कि जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं और जिनका कोई ना कोई एक पेशा जुड़ा होता है, तो ऊंचे वर्ग के लोग उस पर अपना अधिकार समझते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है कि तुम इस काम को करो। तो उनको कई बार ज़बरदस्ती उनको न्योता देने का, भेजने का काम, चिट्ठी पहुंचाने का काम, ये सब काम भी कराए गए। लेकिन इन सारी चीज़ों से निकल करके वो किसी तरीके से, वो कहते हैं, लोग बताते हैं कि वो अपने जो पैतृक गांव था उसको भी छोड़ दिए और उसको छोड़ करके दूसरे गांव में जाकर, अपने रिश्तेदार के गांव में जा करके वहाँ पर जो उनकी जो नाच मंडली थी, जो उनका जो विदेशिया की जो मंडली थी, वहाँ अपने कलाकारों को संगठित करने का काम किया और वहाँ से वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो उनका नाटक था, वो नाटक उनका 1915 में मुजफ्फरपुर के सर्वसम्मतपुर गांव में खेला गया। तो वहाँ से उनका जो एक नाटककार का व्यक्तित्व शुरू होता है, एक रंगकर्मी का व्यक्तित्व शुरू होता है। और भिखारी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनके जो नाटक थे, वो आप जानते हैं कि जो उनके नाटक थे सभी सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं। उसी समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग धार्मिक विषयों पर नाटक करते थे, लेकिन भिखारी ठाकुर का जो महत्व है कि उन्होंने धार्मिक और पौराणिक विषयों को न चुन करके सामाजिक विषयों को चुना। समाज में जो सवाल थे, जो समस्याएं थीं, उन समस्याओं को उन्होंने अपने लेखन का माध्यम बनाया, अपने रंगमंच का माध्यम बनाया, और इसलिए वो विदेशिया जैसा नाटक लिख पाते हैं। भाई विरोध, पियवा निसैल, बेटी बेचवा, विधवा विलाप, गबर घिचोर, इस तरह ये सारे नाटक, जिन नाटकों में कोई न कोई, ये गंगा स्नान, कोई न कोई एक समस्या को उठाया गया है, और वो समस्याएं भोजपुरी समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। उन समस्याओं को भिखारी ठाकुर उठाते हैं। जितेंद्र जी, भिखारी ठाकुर जी का जो प्ले है आपका विदेशिया, वो 1917 में पब्लिश हुआ, और 1917 का वो दौर है जब गांधी जी भी चंपारण यात्रा कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद अंबेडकर जी भी, पॉलिटिकल जो सीन है उस पर उनका भी इमरजेंस हो गया, टेम्पल एंट्री को लेके, और सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें अंबेडकर जी ने भी लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके लोहिया जी भी 1930-40 तक वो भी सीन में आ जाते हैं। तो सवाल एक मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने भिखारी ठाकुर जी के कामों को पढ़ा है और उनकी जो लाइफ है 1880-90 से लेके तकरीबन 1970 तक है। तो इस दौर में जब उनकी आप लेखनी को जब पढ़ते हैं, तो जो एक साहित्य के छात्र होने के नाते मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसा कि आप तो कह दिए हैं कि उनकी लेखनी में सोशल रियलिज्म है, मतलब कोई भूत प्रेत की कहानी, परी की कहानी नहीं है। समाज में जो कुछ घट रहा है उसका एक दर्पण है। वो दिखाया जा रहा है कि समाज में औरतों की हालत ठीक नहीं है, मजदूरों की हालत ख़राब है, विधवा की हालत ख़राब है, ये सारी चीज़ों को, जाति प्रथा है, ये सब चीज़ों को दिखाई जा रही है। तो कुछ आप ये बताएंगे उनकी भाषा कैसी होती थी, क्योंकि हिंदी उर्दू का भी डिबेट चल रहा है। पहले जो हमारी भाषाएं होती थी हिंदी और उर्दू मिक्स होकर रहती थी, बाद में उसको संस्कृताइज करने की कोशिश की गई। तो जो एक सबल्टर्न इंटेलेक्चुअल जो ज़मीन से जो उठ के जो लिख रहा है या जो बोल रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है वो लिखते नहीं हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो भाषा कैसी थी
और किस किस आइडियोलॉजी का असर उसके ऊपर दिखता है। और जो भी हम मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जो हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए अम्बेडकर जी हैं, लोहिया जी हैं, या पेरियार हैं, या एक तरह से महात्मा गांधी को कह सकते हैं, भगत सिंह को कह सकते हैं, तो जो इस तरह के जो डिफरेंट पॉलिटिकल करेंट्स थे, तो क्या इस चीज़ों का असर उनके ऊपर था या वो कुछ और ही सोच रहे हैं? तो इस हवाले से भी कुछ जरा बताइए। भिखारी ठाकुर के जितने शोधकर्ता हुए हैं, शोधार्थी हुए हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण नाम है तैयब हुसैन पीड़ित का। तैयब हुसैन पीड़ित ने साहित्य अकादमी से एक मोनोग्राफ भी छपा है उनका, और उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से उन पर पीएचडी की। उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, लेकिन उसमें वो यह बताते हैं कि भिखारी ठाकुर जैसे, उनका यह मानना था कि भिखारी ठाकुर जितनी जो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां चल रही थी उस समय, उससे बिल्कुल अलग थे और उनको इस चीज़ का पता नहीं था। और मैं थोड़ी उस चीज़ से असहमत, चूँकि मेरे वो एग्जामिनर भी थे और एग्जामिनर के तौर भी आए थे वो मूल्यांकनकर्ता के रूप में, और मैं थोड़ी उनसे असहमत थी। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि महेंद्र मिश्र उनके गुरु के रूप में उनको याद करते हैं, कि वो भिखारी ठाकुर के गुरु के रूप में महेंद्र मिश्र का नाम लेते हैं। कई सारे लोग हैं, कई तरीके की बात करते हैं, लेकिन जो मेरा निष्कर्ष है, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था भिखारी ठाकुर ने राम सुहाग सिंह को, और जिसमें वो पूछते हैं कि क्या आपकी मुलाकात कभी गांधी जी से हुई है? तो वो कहते हैं कि नहीं, गांधी जी से मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरे नाच में एक आदमी गांधी जी जैसा कोई था जिसको मैंने देखा। तो और कहा जाता है कि जब एक बार उनका नाच हो रहा था, उनका विदेशिया हो रहा था, तो गांधी जी भी आ करके उनके नाच को देखे थे। और कवि केदारनाथ सिंह जो मेरे सुपरवाइज़र रहे हैं, उन्होंने भी एक कविता लिखी है और ये कहा था कि वो गांधी जी भी उनकी नाच देखने के लिए आए थे। और फिर से उसकी एक लास्ट लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि अब यह बात तो चलती रहेगी कि आज़ादी का नाच से क्या रिश्ता है, आज़ादी का नाच से क्या रिश्ता है। तो ये जो आज़ादी की लड़ाई एक तरफ चल रही थी, दूसरे तरफ भिखारी ठाकुर अपने विदेशिया के माध्यम से भोजपुरी समाज में एक जन जागरण लाने का प्रयास कर रहे थे। तो आप देखिएगा कि ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि भिखारी ठाकुर जो है वो जितनी सारी राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं चल रही थी उससे बिल्कुल अलग थलग था। ऐसा नहीं है। उस समय जो भी घटनाएं हो रही थी, जितने बड़े व्यक्तित्व थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हो, सबके गतिविधियों से वो परिचित थे। मैं तो कहता हूँ कि कभी कभी तो दिखाई देता है कि प्रेमचंद का जो गोदान है, उस गोदान को पढ़ करके उन्होंने भाई विरोध जैसा नाटक लिखा होगा, या उसको पढ़ा होगा, या किसी से सुना होगा उसकी कथा को। जो उसके जो भाइयों का जो संबंध है, अब वो गोदान में जो होरी महतो है, होरी महतो जैसा उसका जैसा ही भाई विरोध में दिखाई देता है। वो जो भाई का जो मर्याद है, जो मर्याद के लिए एक भाई होरी दिखाई देता है व्याकुल, उसी मर्याद के लिए भाई विरोध में जो उनका पात्र है वो भी दिखाई देता है। तो भिखारी ठाकुर इन सभी चीज़ों से परिचित थे। और आप देखते हैं कि हमने तो अपने रिसर्च में ये भी बात साबित की कि किस तरीके से जो बिहार में जो त्रिवेणी संघ जैसा आंदोलन था, और उस आंदोलन की बहुत ही गहरी छाप विदेशिया पर दिखाई देती है। विदेशिया भी निम्न जातियों के एक सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में हमने चित्रित किया है। और चाहे वो अम्बेडकर का जो छुआछूत का आंदोलन हो, चाहे महात्मा गांधी का जो आज़ादी का आंदोलन हो, ये कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था जो भिखारी ठाकुर से वंचित हो, भिखारी ठाकुर उसको न जानते हों। भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व पर इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। और जहाँ तक भिखारी ठाकुर की भाषा की बात है, तो सबसे पहले 1947 में गोपालगंज के भोजपुरी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, उसमें राहुल संकीर्तन ने कहा था
कि हमनी के बोली में कितना जोर बा आ कितना तेज बा, ई बात हमनी के भिखारी ठाकुर के नाटकन के पढ़ के आ देख के महसूस हो केला। उनके नाटक के देखे खतिरा 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार के भीड़ काहे आवेला। एक कर मतलब ई बाटे कि वो नाटक में पब्लिक के रस मिलेला और जौने में रस मिले उहे कविताई है। तो आप समझ सकते हैं कि भिखारी ठाकुर की जो भाषा थी, समाज के जो दम निचले तबके के लोग जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा को भिखारी ठाकुर ने अपनाया। क्योंकि वो खुद उस तरीके से स्कूली शिक्षा उनकी नहीं हुई थी, तो जो टिपिकल जिसको भोजपुरी कह सकते हैं एकदम नीचे की जो भाषा थी उस भाषा को उन्होंने अपना ले करके और उसको एक मंची रूप दिया। इसी का कारण था कि उस समय की जो भोजपुरी जनता थी वो बड़े पैमाने पर भिखारी ठाकुर के नाटकों को देखने जाया करती थी और उस नाटकों से अपने आप को जोड़ती थी। एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एक जगदीश चंद्र माथुर का नाम सुने हैं, जो बहुत बड़े रंगकर्मी थे। और उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। तीसरे बिहार महोत्सव का समय था और जब पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें भिखारी ठाकुर के नाच के अलावा और बहुत सारे जो सांस्कृतिक जो घटवार और तमाम दूसरे जो नाट्य मंडलियाँ थी वो भी आए हुए थे। तो वो कहते हैं कि जब भिखारी ठाकुर अपना शुरू किए तो वो कहते हैं कि जो 4-5 जो आगे जो बैठे हुए लोग थे, जो विशिष्ट जन थे, उनको छोड़ करके जो आम जनता थी लगभग 10-15 हज़ार की जो संख्या थी, लोग बड़े पैमाने पर उमड़ने लगे, मंच की तरफ आने लगे और बहुत ही मुश्किल हो गया कि कैसे उसको संभाला जाए। और हमने पुलिस भी बुलाई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो अंत में भिखारी ठाकुर को मंच पर आना पड़ा और किस तरीके से वो पूरी भीड़ को एक रूप देते हैं और श्रृंगारिकता का वो नया दौर शुरू कर देते हैं मंच पर ही। और फिर जा कर के जो है जो पूरी जो दर्शक जो दीर्घा है उसमें एक व्यवस्था आ पाती है। तो आप कह सकते हैं कि भिखारी ठाकुर की जो लोकप्रियता थी वो किस तरीके की थी, इसमें उनकी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। जितेंद्र जी, जो थीम्स हैं भिखारी ठाकुर जी के मतलब लेखनी में, उनके नाटक में, वो तो बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं और एक डिस्कशन में सारे थीम्स पे चर्चा भी नहीं हो सकती है। तो अगर हम 2-3 मोटा मोटी ले लें, 2-3 जो भी अहम जो थीम्स को ले लें और उस पर आप अपनी थोड़ी बात रख दे, तो हो सकता है कि जो यंग जो स्कॉलर्स हैं और रिसर्चर्स हैं तो उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो हमने आइडेंटिफाई 3 या 4 किया है। अगर आपको लगता है तो आप भी उसमें ऐड कर दीजिए और आपके पास भी और सारे थीम्स होंगे। जैसे एक है माइग्रेंट वर्कर्स का सवाल, और आपने रोशनी थोड़ी डाली ही है कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान किस तरह से माइग्रेंट वर्कर्स की इतनी बड़ी समस्या देश में खड़ी हुई, और उसमें बिहार के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनकी हालत तो शायद सबसे ज़्यादा ख़राब थी। कुछ माइग्रेंट वर्कर्स तो रेल से कट के मर गए और हज़ार किलोमीटर उन्होंने सफ़र किया। तो कुछ माइग्रेंट वर्कर्स जो कॉलोनियल टाइम में, उनकी क्या हालत थी जरा, और उनकी लेखनी से क्या बात आती है। फिर एक सवाल ये आ जाता है कि जो महिलाओं की जो दुर्दशा है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत अगर आप रोशनी डालें उनकी लेखनी के हवाले से। फिर गांव का जो चित्रण है, आपने जो गांव को, कभी कभी आप कहते हैं कि जब आप प्रेमचंद को पढ़ते हैं या जब आप रेणु को पढ़ते हैं तो बिल्कुल गांव आपको दिखता है उसमें। जी बिल्कुल गांव दिखता है कि बिल्कुल आप किसी टोला से जा रहे हैं। और लेकिन जब वही आप दूसरे राइटर्स को पढ़ते हैं जो कि आपको जो धर्म और शास्त्र को प्रधानता दे रहे हैं, तो उसमें कुछ देख रहा है कि इंद्रलोक की बात ज़्यादा हो रही है और कहीं आपको परी की बात हो रही है। तो यहाँ पे है गांव का भी एक मतलब उसके अंदर में चित्रण है। और एक जगह मैं ये भी पा रहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि जो एक द्वंद्व जो था, जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, ओल्ड वैल्यूज़ वर्सेस न्यू वैल्यूज़, जैसे नया दौर जो कहते हैं, जो नया दौर का मतलब जैसे कहते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जहाँ पे आज़ादी मिले लोगों को, किसी को काम करने की आज़ादी हो कि भाई हम इस जाति में पैदा हुए हैं लेकिन हम ये काम करना चाहते हैं, उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। हम अपना
जीवन साथी किसी को भी चुनना चाहते हैं, किसी भी धर्म समाज का हो, उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, धर्म अपनाने की आज़ादी होनी चाहिए, बात बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। तो जो आज़ादी है, बराबरी है कि सब भारत के लोग बराबर हैं, छुआछूत ऊंच नीच की कोई जगह नहीं है, धार्मिक जो भेदभाव है उसकी कोई जगह नहीं है, तो एक आज़ादी भी है, बंधुत्व का सवाल है। और हिंदू कास्ट ऑर्डर में आप देखे हैं, अम्बेडकर जी ये बार बार कहते हैं कि हिंदू कास्ट ऑर्डर में बंधुत्व नाम की चीज़ ही नहीं है। तो एक बंधुत्व है, एक पुरानी वैल्यूज़ हैं, जिनको लगता था कि भारत में जो हज़ारों साल से जो कुछ भी चल रहा था सब कुछ महान था। जी, जो भी भारत में चल रहा था सब कुछ महान था, हमारे वेद पुराण महान हैं, हमारे सारी संस्कृति महान है, कुछ नया लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ भारत निपुण था। ये भी एक द्वंद्व था। तो 2-3 थीम्स जो हैं इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, और हो सकता है कि बहुत सारे और भी अहम थीम्स हों जिसको हम नहीं जानते हैं, जिस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। और भारत के पूरी यूनिवर्सिटी में और बाहर के भी जो इस रिसर्च स्कॉलर है आपके इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएंगे, तो उनके लिए ये 2-3 थीम्स और कोई और थीम्स हो जो आपको लगता है कि बहुत अहम है, उस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है, तो इस पर भी ज़रा आप रोशनी डाल दें, इस पर भी ज़रा अपनी बात रख दें। फिर जहाँ तक भिखारी ठाकुर के नाटकों की विषय वस्तु की बात है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु उभरता है वो माइग्रेशन, जिसको हम कहते हैं श्रम प्रवसन। और ये जो श्रम प्रवसन की जो घटना है, जैसा कि हमने बताया कि उस समय जो भोजपुरी का इलाका था, जहाँ असमानताएं थीं, भूमि का असमान वितरण था, ज़मीन जो थी उस समय कहा जाता है कि जो आबादी का जो 60% हिस्सा था, उसके हिस्से मात्र 4% ज़मीन का हिस्सा था। और जो बहुत ही कम जो समाज की जो ऊंची जातियां थीं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 जातियों के अंदर 54% ज़मीन का हिस्सा सिमटा हुआ था। तो एक तो सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि उस समय जो जीवन यापन के लिए जो खेती थी, उस ज़मीन में ही जो पिछड़ी जातियां, जो दलित जातियां थी, उनका कोई हिस्सा नहीं था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जो ये जातियां खेत मजदूर का काम करती थी। और इसके कारण भी जब जीवन यापन का कोई साधन नहीं होगा, तब लोग अपने घर को, अपने समाज को छोड़ करके दूसरे शहरों में, दूसरे जगहों पर जाएंगे। तो ये उस समय की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, सामाजिक समस्या थी, जिसको भिखारी ठाकुर ने अपने नाटक का विषय वस्तु बनाया है। अगर आप देखिएगा तो पूरी जो उनकी जो विदेशिया शैली है, इस पूरी विदेशिया शैली का सबसे जिसे आत्मा कह सकते हैं वो माइग्रेशन है, प्रवास है। और वो प्रवास कैसा है? श्रम प्रवसन है। वो ऐसा नहीं है, प्रवास तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारी जातियां की हैं। हम देखते हैं कि मारवाड़ी लोगों ने देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर बसे हैं। देखते हैं कि पंजाबी जो समाज है वो भी देश के या दुनिया के हिस्सों में जाकर बसे हैं। लेकिन जो भोजपुरी समाज है, भोजपुरी जो लोग हैं, जो रोटी के लिए जाता है, अपने घर को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाता है, जीवन की जो बेसिक जो समस्याएं हैं, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, उनके लिए जाता है, तो वो संवेदना का विषय बन जाता है। तो भिखारी ठाकुर उस समस्या को उठाते हैं, और ये समस्या आज भी बनी हुई है। आज भी जब हम देखते हैं कि भोजपुरी इलाके में जाइए तो हर गांव का लगभग बड़े पैमाने पर जो युवा है, या तो वो देश के किसी बड़े शहर में गया हुआ है, और नहीं तो खाड़ी प्रदेशों में गया हुआ है। और वहाँ पर एक सबसे बड़ी जो समस्या यह है कि वो जाता है तो अपनी देह को लेकर के जाता, अकेला जाता, अपने परिवार को छोड़ करके जाता है। तो ये जो परिवार को छोड़ करके और बड़े शहरों में और विदेशों में जा कर के पैसे कमाने के लिए वहाँ पर बस जाना, और साल भर 2-2 साल तक, 3-3 सालों तक नहीं आना, तो ये जो एक संवेदना का एक घनत्व होता है इसमें, कि वो अपने परिवार से मिल नहीं पाता है। आजकल का तो ये दौर है कि वो तमाम तकनीक और कम्युनिकेशन के दूसरे माध्यमों से वो अब बातें तो कर पाते हैं, लेकिन वो मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो ये वो समस्याएं आज भी बनी हुई है। लेकिन जो भिखारी ठाकुर का जो दौर था, वो जो समय था, उस समय आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कलकत्ता जा रहा है, और उस समय मुझे याद है
कि लोग उस समय जब जाते थे तो घर परिवार के सारे लोग उसको गांव के जो सीमा होती थी वहां तक छोड़ने के लिए जाते थे, और बहुत ही दूसरे तरीके से हाथ में एक लोटा का पानी, उसमें आम का पल्लो होता था, वो जो लोग सर पर वो कुछ न कुछ रख करके जाते थे और फिर से वहाँ जाने पर उसकी विदाई देते थे, और सभी लोग रोने लगते थे विदाई देने के वक्त। तो और फिर से वो जो व्यक्ति घर का परिवार का सदस्य जब बाहर जाता था तो पता नहीं वो कब आएगा, उसकी चिट्ठी कब आएगी, कब उसका पता मिलेगा। तो ये जो वो जो भाव होता था, तो वो समझिए कि कितनी मतलब गहरी पीड़ा का भाव होता था कि रुपये के लिए। वो जो गाना है ना, जिसमें वो गाने में कहता है कि वो जो कहता है कि 2 रुपये की तोहरी नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए रे, हिंदी में भी गाना है। और फिर से वो कहता है कि लागल झुलनिया के धाका बलम कलकत्ता निकल गए। तो इस तरीके से बहुत सारे गाने हैं, और ये संगीत में भी ये भाव है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय आप देखेंगे कि जो वो दौर है 1930 का जो दौर है, 20 से 30 का दौर है, हिंदी साहित्य में छायावाद का दौर चल रहा था। लेकिन भिखारी ठाकुर जैसा लोक कलाकार वो छायावादी दौर में वो एकदम यथार्थ की बात कर रहा है, यथार्थ की बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि वो जो प्रवास से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हैं, प्रवास एक अकेला प्रवास नहीं है, ये अकेला माइग्रेशन एक अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आता है। और उसमें क्या लेकर आता है, वो सबसे पहले तो स्त्री की दुर्दशा। एक स्त्री जो घर पर पड़ी हुई है और उसका पति जो बाहर चला गया है, कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, उसके मन में क्या क्या गुजर रही है कि उसका पति आएगा भी कि नहीं आएगा, गया तो कहाँ गया, कितनी सारी महामारियाँ तमाम चीज़ें होती हैं, तो वो बचा हुआ भी है कि नहीं बचा हुआ है। तो फिर से वो स्त्री जो घर में बैठी हुई है उसका भी वो जो जवान है, युवा है, तो उस पर उसके भी तमाम दूसरे पहलू भी हैं। और भिखारी ठाकुर ने एक दूसरा नाटक भी लिख दिया, गबर घिचोर, जिसमें उसका पति बाहर चला गया, और जब बाहर चला गया तो वो अकेली औरत जो लंबे समय इंतज़ार करते करते लगभग 10 वर्षों का समय हो गया, उसका पति नहीं आया, तो फिर से उसका एक दूसरे पर पुरुष से उसके संबंध हो गए और उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने गबर घिचोर रखा। तो ये जो पात्रों के नामकरण है, ये नाम आप देख सकते हैं, गबर घिचोर नाम। तो फिर से उसका पति भी फिर से वापस आ गया, तो उसके सामने कितने बड़े संकट की स्थिति पैदा हो गई कि एक जिसकी वो ब्याहता है, वो फिर से उसका इंतज़ार करते करते उसने एक दूसरे रास्ते को चुना, और फिर से वो पुराना रास्ता फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। तो ये सब सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सारे सवालों को भिखारी ठाकुर एड्रेस करते हैं। इसके साथ ही जो दूसरे जो विषय हैं, जैसे कि आपने बताया कि बेटी बेचने की जो प्रथा थी, जो कम उम्र पर बच्चियों की शादी करने की जो प्रथा थी, इसको भी उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से उठाया है। और आपने सही कहा कि जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो जो पूर्वी भारत का जो किसान है और उसकी जो संस्कृति वो उसमें दिखाई देती है। गोदान को आप पढ़ें, उसी तरीके से भिखारी ठाकुर के बेटी बेचवा नाटक को पढ़ें तो आपको एक एक चीज़ें पता चलेगी कि कैसे पीतर को कैसे न्योता जाता है, कैसे शादी में कैसे दूल्हा कैसे खीर खाता है। तो एक वो पूरी भोजपुरी संस्कृति को भिखारी ठाकुर ने अपने रंगमंच पर रूपायित करने का काम किया है। अब इसके साथ ही भिखारी ठाकुर ने और भी महत्वपूर्ण विषयों पर नाटक लिखे हैं, जैसे कि एक और जो महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है वो है पाखंड के खिलाफ। एक उनका नाटक है गंगा स्नान। तो गंगा स्नान जैसे नाटक से आपको लगेगा कि उसमें लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पाखंड पर इतना अच्छा मार्मिक प्रहार किया है कि वो जो पति पत्नी जा रहे हैं तो माँ भी कह रही है कि मुझे भी लेते चलो। तो पहले तो बेटा उसको समझाता है कि तुम कहाँ जाओगी, लेकिन फिर से माँ नहीं मानती है तो बहू के साथ बहू और तीनों चल लेते हैं। तो फिर से वो जो चलते हैं तो बहू जो है अपने सारा सामान
सास के सर पर रख देती है। फिर से वो जाते हैं मेले में जाते हैं तो फिर से वो जो बहू चाहती है कि इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए, यहीं पर छोड़ देने से हमारा जो घर में इसकी सेवा करने का और तमाम दूसरे जो काम हैं, बुढ़ापा में इसका देखभाल नहीं करना पड़ेगा, यहीं पर रहेगी। आज भी लोग कहते हैं कि वो जो बूढ़े हो गए तो उनको वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए, तमाम जो दूसरे पहलू हैं। तो फिर से वो उस समय उसको वो जो बेटे और बहू उस बूढ़ी औरत को वहाँ छोड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच वो जो बहू है उसके बच्चे नहीं हैं तो वो एक औलादी बाबा के संपर्क में आ जाती है और औलादी बाबा किस तरीके से उसको ठग करके उसके सारे गहने ले लेता है। और वो फिर से उसको गहने लेने के बाद से जब ठग करके चला जाता है तब वो रोती और बिलखती घूमती फिरती है और फिर से उसके मन में ये पश्चाताप होता है कि हमने अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव किया, इसी कारण मेरे साथ भी ऐसा बर्ताव हुआ है। फिर से अपने सास को दोनों पति पत्नी ढूंढते हैं और फिर से उनके मन में एक प्रायश्चित का भाव आता है। तो आप कह सकते हैं कि गंगा स्नान के माध्यम से जो वहाँ पर बाबाओं के रूप में जो ठग बैठे हुए हैं, जो औलादी बाबाओं के रूप में, आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन पर भी वो प्रहार करते हैं। एक उनका नाटक है पियवा निसैल, जिसमें वो नशा का क्या दुष्परिणाम होता है उस पर वो लिखते हैं कि वो नशा करके आता है और पत्नी को पीटता है, मारता है, उसके गहने बेच दिया, कपड़े बेच दिए और घर के सारी जायदाद बेच दी, तो उसका कैसे समाज पर प्रभाव पड़ता है, इस पर भी उन्होंने लिखा है। यानी आप कह सकते हैं कि भोजपुरी समाज की जितनी सारी महत्वपूर्ण समस्याएं हो सकती हैं, लगभग सभी पर भिखारी ठाकुर ने लिखने का काम किया है, उसको अपने नाटकों का विषय वस्तु बनाया है, अपने मंच पर उतारा है, जिससे इसीलिए उनको हम भोजपुरी समाज का, भोजपुरी संस्कृति का शिल्पकार के रूप में जानते हैं। जितेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि राहुल संस्कृत्यायनन ने कहा कि आप भिखारी ठाकुर की रचनाओं को, उनके डायलॉग्स को, उनके ड्रामा को सुन के, देख के भोजपुरी अदब जो है उसकी गहराई को आप समझ सकते हैं और लोग कितना इससे जुड़ा हुआ है। आपने अभी कहा अपनी बातों में, तो मैं ये इसी बात से आगे बढ़ा के एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भिखारी ठाकुर जी का जो दौर रहा ज़िंदगी का 1880-90 से लेके 1970 तक, तो भोजपुरी अदब जो है उसकी क्या हालत है अभी? क्योंकि हमारे पास भिखारी ठाकुर जैसा बड़ा राइटर है जो उसको बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है, और आजकल जो परसेप्शन बना हुआ है भोजपुरी के बारे में कि भोजपुरी ज़बान का इस्तेमाल मतलब बहुत ही क्या कहें मसालेदार गाने और फिल्म बनाने के लिए होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ परसेप्शन लेवल की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हकीकत है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बात सही है? भोजपुरी मतलब अदब की क्या स्थिति है, उसकी क्या हालत है? या फिर ये तो नहीं है कि हमारे अंदर में एक टेंडेंसी होती है कि जो भी पहले गुजर गया वो बहुत ही महान था और नए लोगों को मकाम देने में हम थोड़ा सा ये संकोच करते हैं? तो थोड़ा भोजपुरी अदब की स्थिति के बारे में भी बताइए कि उसकी क्या परिस्थिति है। और बहुत सारे लोग भोजपुरी भाषा को एक वर्नाकुलर और बोली कह के उसको मतलब टाल देते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके, जिसमें बहुत सारे ज़िले आते हैं, जैसे आप गोरखपुर कह सकते हैं, आजमगढ़ कह सकते हैं, आप बलिया कह सकते हैं, आप कुशीनगर कह सकते हैं, फिर ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, छपरा, सारण बिहार में हो गया, बक्सर हो गया, और कुछ हिस्से आपके मध्य प्रदेश के भी शायद कुछ हिस्से आ जाते हैं जी जी, और कुछ हिस्से नेपाल में भी भोजपुरी बोली जाती है, विदेश में भी भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन इन हिस्सों को हिंदी क्षेत्र के अंदर में डाल दिया जाता है। तो जरा इससे भी जोड़ के एक चीज़ आप बताइए कि भोजपुरी को वो सही मकाम देने के लिए क्या सरकार जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य की सरकार हो, क्या वो उसको उसका उचित जगह दे पाई हैं, या फिर वो हिंदी के अंदर में
उसको एक क्या कहते हैं ना, जम कर लेना, उसको विलय कर लेना, उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म कर लेना, कहीं इसकी भी तो कोशिश नहीं हो रही है। क्योंकि ये भाषा मिलियंस ऑफ लोग आज भी बोलते हैं। और मैं भी अभी भी अगर अपनी माँ को मैं फ़ोन करूँगा तो मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में नहीं बोलता हूँ, मैं भोजपुरी में ही बोलता हूँ। आज भी हमारी ज़बान अपने गांव के लोगों को कनेक्ट करने के लिए भोजपुरी है। तो 2 सवाल हैं, 2 सेट है। पहला ये कि भोजपुरी अदब की हालत क्या है, क्या उसमें काम हो रहा है या क्या उसमें कमियां हैं और क्या करने की ज़रूरत। और दूसरी चीज़ ये है कि भोजपुरी अदब को लेके जो सरकार जो कहती है कि भाषाओं को बचाना मेरा संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसको लेके भोजपुरी को कितना बढ़ाया जा रहा है, ये दोनों सवाल को लेके अपनी बातों को रखें। भोजपुरी की जो ताकत है वो यह है कि उसमें बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। उसकी जो संख्या है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जैसा कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा भोजपुरी बोलता है। और ना केवल अपने देश के सुदूर जो छोटे छोटे जो देश हैं वहाँ के लोग भी भोजपुरी से अपने आप को जोड़ते हैं और भोजपुरी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो भोजपुरी को लाख उपेक्षित किया जाए तो भोजपुरी लेकिन आगे बढ़ती जाएगी, रुकेगी नहीं। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे हाथ में किताब आई, बिहवल जी नाम से कोई लेखक हैं जिन्होंने लोरिकायन जो लोक साहित्य है उसको उन्होंने प्रकाशित करके, इतनी मोटी किताब है, उसको उन्होंने प्रकाशित किया है। और वो खुद गाते थे उसको उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया है। तो भोजपुरी का जो सबसे बड़ी ताकत है उसका लोक साहित्य है। जो लिखा हुआ साहित्य है वो तो है ही, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है लोक साहित्य। और भोजपुरी में अभी भी सबसे ज़्यादा काम करने की जो ज़रूरत है यह है कि जो लोकगीत हैं, लोक गाथाएँ हैं, जो गीत हैं, जो लोक नाटक हैं, उन जितने लोक साहित्य हैं उन लोक साहित्यों को और भी संग्रहित करने का और लेखन करने का काम किया जाए। जहाँ तक शिष्ट साहित्य की बात है तो हम सभी लोग जानते हैं कि भोजपुरी साहित्य की अगर लेखकों की सूची बनाएं तो इसमें गोरखनाथ का नाम आता है, कबीर दास का नाम आता है, लक्ष्मी सखी जैसे बड़ा साहित्यकार उसमें है, उसमें मनोरंजन प्रसाद सिन्हा आते हैं, उसमें धरीक्षण मिश्र जैसा कवि आता है। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके एक एक रचनाओं को आप राहुल संकीर्तन के जो नाटक हैं उन नाटकों को आप अगर सामने रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दूसरी भाषा के नाटक से वो कहीं कमतर हैं। उनका एक नाटक है नई की दुनिया, राहुल संकीर्तन का। एक नाटक तो उनका मेहरारून के दुर्दशा जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के हालात क्या हैं, उनके जीवन किस तरीके से, जीवन के हालात कैसे हैं, उन नाटक का मंचन तो हमने जेएनयू में भी किया था अपने जब स्टूडेंट के रूप में हम लोग थे यहाँ पर। तो जो नई की दुनिया नाटक है उस नाटक में तो वो बाकायदे वो उनका स्वप्न था राहुल संकीर्तन का कि ऐसा समय आएगा जब भोजपुरी में अखबार निकलेंगे। हालांकि बहुत सारे साथी अखबार निकालते भी हैं, साप्ताहिक अखबार निकालते हैं, मंथली निकालते हैं। एक हमारे दोस्त हैं संतोष पटेल, उन्होंने भी बहुत सारा काम इस पर किया है। तो उनका एक स्वप्न था कि रोज़ अखबार निकले और अखबार वो हिंदी में ना हो, वो भोजपुरी में हो। और मेरी माँ बैठ करके सुबह चाय की चुस्कियों के साथ भोजपुरी में समाचार पढ़े। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि राहुल संकीर्तन और भोजपुरी का कई सारे सम्मेलन में यह भी बात उठी थी कि जो भोजपुरी बोलने वाले जो लोग हैं उनका एक सेपरेट राज्य हो, एक अलग से स्टेट हो उनका। तो ये भी बात उठी थी, लेकिन कई सारे सवाल हैं। अभी तो बहुत सारे साथी कई लगातार आंदोलनरत हैं कि भोजपुरी को भी संवैधानिक दर्जा मिले, जो दर्जा दूसरी भाषाओं को मिला हुआ है। तो ऐसे कह करके कि ये तो हिंदी की एक बोली मात्र है, ये कह करके आप भोजपुरी की अस्मिता को दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग बोलने वाले हैं। इतने लोग रोज़ भोजपुरी भाषा में अपना जीवन चलाते हैं, उनके गाने को सुनते हैं, उसके सिनेमा देखते हैं,
उसमें अपना कार्य व्यापार करते हैं, अपने बिजनेस व्यापार करते हैं, तो भोजपुरी को आप दबा नहीं सकते हैं। वो धीरे धीरे मैं देख रहा था कि बहुत सारे विज्ञापन ही भोजपुरी में आने लगे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भोजपुरी को भी, भोजपुरी के जो साहित्य हैं, लेखक हैं, उनको भी सम्मानित करे, और जो संविधान की जो अनुसूची है उसमें भी उसे अनुसूचित करने का काम करे। और दूसरी बात की जो भोजपुरी पर एक जो सबसे बड़ा जो आक्षेप लगता है, अश्लीलता का आक्षेप लगता है कि भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आज के जो गायक गा रहे हैं। तो ये सवाल जो है सही भी है कि बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो कुछ ऐसे गाने हैं जिसको हम अपने समाज में परिवार के साथ बैठ कर के नहीं सुन सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमें उन नायकों को भी आगे ला करके उनके गानों को भी सुनने की ज़रूरत है। अभी आप जानते हैं कि कल्पना पटवारी जो हम लोग के समय की गायिका है, उन्होंने भिखारी ठाकुर के गाने को गा करके और बहुत ही अच्छे तरीके से आधुनिक जो वाद्य यंत्रों के साथ गाने का काम किया है, और बहुत ही लोग पॉपुलर है, बहुत लोग उसको सुनते हैं। बहुत सारी बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो अच्छे गा रहे हैं। अब हम भरत शर्मा का नाम सुनते हैं, और भी बहुत सारे गायक हैं जिनके गाने में उस तरीके की अश्लीलता नहीं है। तो हमें वैसे गायकों को, वैसे लोगों को आगे करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। तभी जा कर के भोजपुरी पर जो लगा हुआ आक्षेप है कि उसकी वो अश्लील है, इस आक्षेप से हम मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जितेंद्र जी की ये जो किताब है, भिखारी ठाकुर प्रतिरोध का लोकस्वर, ये इनके जो एमफिल वर्क है उसी को इन्होंने आगे बढ़ा के इन्होंने इस किताब को छापा है। और ये किताब जो है ये आरोही पब्लिकेशंस है, यहाँ से छपा हुआ है। और अगर आप इस किताब को लेना चाहते हो या जितेंद्र जी से संपर्क करना चाहते हो तो इसमें इनका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी है। आप इनका ईमेल आईडी है jite.jnu@gmail.com जी। और इनका फ़ोन नंबर है 9968124622 9968124622। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन देना इसलिए हम समझा कि आप इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और ये जो भिखारी ठाकुर का जो मिशन है या जो भोजपुरी को उसका वाजिब मकाम दिलाने की जो लड़ाई है, उसमें हम एक दोस्त, एक कॉमरेड की तरह काम कर सकते हैं। तो अब एक सवाल, ऑलमोस्ट आखिरी सवाल है जितेंद्र भाई, आपसे मैं लूँगा कि मैं जो आपकी किताब का जो मैं फहरिस्त देख रहा था, जो कंटेंट्स देख रहा था, तो इसमें आप भिखारी ठाकुर के जीवन, उनके समय, फिर भिखारी ठाकुर के विदेशिया के ऊपर, फिर लोक रंग, जन संस्कृति और नाच, इन तमाम चीज़ों पर आपने विस्तार से अपनी जो किताब है, अपनी रिसर्च में आपने इसका जिक्र किया है, इस पे शोध किया है। तो आखिरी सवाल ये है कि जब आप रिसर्च कर रहे थे तो आपने किन जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं, मतलब भिखारी ठाकुर खुद की लिखी हुई और भिखारी ठाकुर पे जिन लोगों ने काम किया, ताकि बहुत सारे लोगों को लिटरेचर का ही पता नहीं चलता है कि क्या लिटरेचर है, वो घूमते रहते हैं लाइब्रेरी के अंदर में और वो सही रास्ते तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था आपसे पहले, तो मुझे कहीं पता चला कि शायद उनकी 3 वॉल्यूम में कुछ भिखारी ठाकुर ग्रंथावली छपी हुई है, तो वो भी एक अहम काम है। तो थोड़ा ये बताइए आप कि आपने अपने इस शोध में किन 2-3 अहम बिंदु को सामने लाया, और कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इसमें डील नहीं कर पाए, और जो नया जनरेशन्स है, मान लीजिए, जिसको आप कहेंगे, मान लीजिए मैं ही अगर आपके अंदर में पीएचडी या एमफिल करना चाहूँ, तो आप कहेंगे कि ये एरिया है, उसको आप देखिए, इन चीज़ों पे आगे एक्सप्लोर कीजिए, और कौन कौन से अहम लिटरेचर हैं उनके ऊपर, चाहे वो भिखारी ठाकुर लिखे हों या भिखारी ठाकुर के ऊपर लिखे हो, 2, 4, 5 अगर बता देंगे तो ये हमारा जो डिस्कशन जो भी सुन रहा होगा, जो भी हमारे दोस्त सुन रहे होंगे, और ख़ासकर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनको बहुत मदद मिल जाएगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और बहुत सारे शोधार्थी मुझसे संपर्क करते रहते हैं।
कि जो सोर्स कहाँ से, कौन सी किताबों को हम पढ़ें, तो आप जानते हैं कि भिखारी ठाकुर ग्रंथावली के रूप में पूरी ग्रंथावली एक भाग में ही पूरी ग्रंथावली छपी हुई है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से। और वीरेंद्र नारायण यादव जब उसके निदेशक थे, डायरेक्टर थे, तब उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था कि भिखारी ठाकुर का जो ग्रंथावली, तो उसके पहले भी ग्रंथावली प्रकाशित है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता को लेकर के संदिग्धता बनी हुई है। तो ये जो बिहार राष्ट्रभाषा से जो प्रकाशित है, इसी को ही प्रामाणिक माना जाता है। तो एक सबसे तो महत्वपूर्ण स्रोत तो वह है जिससे भिखारी ठाकुर ने खुद लिखा है, भिखारी ठाकुर ग्रंथावली, जिसमें उनकी सभी रचनाओं को संकलित किया गया है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कुछ काम है वो एक महेश्वर नाम से जन कवि भिखारी ठाकुर नाम से किताब प्रकाशित है, पतली किताब है। और वही उन्होंने ही, जो महेश्वर थे, उन्होंने ही महेश्वराचार्य नाम से एक दूसरी किताब लिखी है भिखारी। ये 2 किताबें प्रकाशित हैं जिनमें उन्होंने भिखारी ठाकुर के जीवन के बारे में लिखा है। तो इसके बाद आप जानते हैं कि बहुत सारे शोध कार्य भिखारी ठाकुर पर हुए हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि एक महत्वपूर्ण शोधार्थी हैं तैयब हुसैन पीड़ित, जिन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से उन पर पीएचडी की थी। तो उनकी एक पतली सी किताब भी छपी हुई है साहित्य अकादमी से, उसको भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा और भी एक महत्वपूर्ण काम है, जेएनयू से ही केदार चौधरी नाम के एक शोधार्थी थे, अब वो नहीं रहे। उन्होंने भी भिखारी ठाकुर और लोक संस्कृति शीर्षक से पीएचडी की थी भिखारी ठाकुर पर। अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है, लेकिन जेएनयू की लाइब्रेरी में वो किताब है, वो शोध ग्रंथ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे युवा शोधार्थी हैं जिन्होंने भी भिखारी ठाकुर पर शोध करने और लिखने का काम किया है। यहाँ पर एक मृत्युंजय नाम के शोधार्थी थे जिन्होंने आर्ट एंड एस्थेटिक्स से काम किया था, विदेशिया पर ही काम किया था। उनका काम है जिसमें वो हिस्ट्री एंड मेमोरी करके इतिहास और विदेशिया इतिहास और स्मृति नाम से, अभी शायद हिंदी में तो नहीं किताब आ पाई है, वो अंग्रेजी में ही है। इसके अलावा चंद्रशेखर की जो किताब है जिसका मैंने जिक्र किया कि वो गोपाल प्रधान ने जन संस्कृति मंच इलाहाबाद से प्रकाशित है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जैनेंद्र जेएनयू के आर्ट एंड एस्थेटिक्स से ही लौंडा नाच पर जिन्होंने काम किया था और आजकल काफ़ी सक्रिय हैं, रामचंद्र माझी, जिनको अभी सम्मान भी मिला हुआ है भारत सरकार की तरफ से, तो उन्होंने भी लौंडा नाच पर काम किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हिंदी जगत को भिखारी ठाकुर के से परिचय कराने का जो महत्वपूर्ण काम किया है, वो काम किया है संजीव ने सूत्रधार उपन्यास लिख करके, संजय उपाध्याय ने उनके नाटकों को खेल करके, विदेशिया नाटक का लगभग उन्होंने 150 से ज़्यादा बार मंचन किया है। और इसके बाद सुलभ, ऋषिकेश सुलभ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने विदेशिया शैली में नाटक लिखे हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक नाटक लिखने का, विदेशिया जैसा एक नाटक लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो अधूरा रह गया था। इसके अलावा उनके भिखारी ठाकुर के जीवन पर एक मधुकर सिंह नाम के उपन्यासकार हैं, बिहार के लेखक थे, उन्होंने भी कुतुबपुर बाजार नाम से एक नाटक लिखने की कोशिश की थी। वो नाटक है, कोशिश क्या थी, वो नाटक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एक सांची मिश्रा नाम की शोधार्थी हैं, उन्होंने भिखारी ठाकुर पर काम किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय से मुन्ना पांडे, जो गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं,
उन्होंने भी महत्वपूर्ण काम किया है भिखारी ठाकुर पर। और एक महत्वपूर्ण काम किया है धनंजय सिंह नाम के एक शोधार्थी हैं, अभी वो पांडिचेरी उधर साउथ के किसी महाविद्यालय में अध्यापन करते हैं। उन्होंने भिखारी ठाकुर पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। लोक धर्मिता शीर्षक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, भोजपुरी लोक धर्मी नाटक और भिखारी ठाकुर। और फिर से उनकी एक दूसरी किताब भी आई है, भोजपुरी जो प्रवासी मजदूर हैं उनके ऊपर भी एक किताब उनकी राजकमल से प्रकाशित है। तो ये बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब वैसा नहीं रहा कि अब भिखारी ठाकुर ने खुद लिखा है कि जब मैं चूँकि आप लोगों को वो जो उनके जीवन का जो खुद वो अपने जीवन के बारे में लिखते हैं कि किस तरीके से मेरा नाम बढ़ता जाएगा। लिखते हैं कि अभई नाम भइल बा थोड़ा, जब ई छूट जाई तन मोरा, तेकरा बाद 50 बरिसा। अब आप देख लीजिए, तेकरा बाद 20-10 तीसा, तेकरा बाद नाम होई जइहन, उसके बाद मेरा नाम हो जाएगा पंडित कवि सज्जन यश गइहन। वो खुद लिखते हैं कि अभी मेरे नाम में समय लगेगा, और जब वो समय वो लिखते हैं कि 50 बरिस, 30 वर्ष और 20 वर्ष और 10 वर्ष, आप समझ सकते हैं 50, 30, 80, 20, 100, 100, मैंने 100 वर्षों के आसपास, 100 वर्ष हो ही गया। कहते हैं कि इसके बाद मेरा नाम हो जाएगा और पंडित कवि सभी लोग मेरे नाम का यश गाएंगे। तो वो उस समय जो उनको सम्मान नहीं मिला, आज आप देखते हैं कि अकादमिक जगत से लेकर के, मैं देख रहा था कि जब मैं रिसर्च के दौरान उनके गांव गया था तो बिहार सरकार के बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग नाव पर चढ़ करके, चूँकि उनका गांव जो है बीच में नदी है, नदी के पार उनका गांव जाता है, तो लोग उनके गांव जा रहे थे। गांव में पूरा उत्सव जैसा माहौल था, पूरे छपरा शहर में एक उत्सव जैसा माहौल था, चारों तरफ बैनर, पोस्टर। आप जाएंगे छपरा शहर में तो पटना जाने वाली जो एक चौराहा है, उस पर इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है जिसको लालू जी ने अपने शासनकाल के दौरान लगवाया था। बहुत बड़ी मूर्ति है जिस पर सीढ़ी लगा करके लोग चढ़ते हैं और फिर से उन पर माल्यार्पण करने का काम करते हैं। तो वो जो भिखारी ठाकुर ने कहा था कि अभी मेरे काम के महत्व को समझने में समय लगेगा, तो मुझे लगता है कि वो समय आ गया है और आज लोग भिखारी ठाकुर को याद कर रहे हैं। मैंने मूलतः भिखारी ठाकुर का जो उनका जो समाज दर्शन है, जैसे पहले हम लोग बहुत सारे उस समय के जो 2010 से पहले लोग, बहुत सारे ऐसे शोधार्थी थे जो उनको एक लौंडा नाच करने वाला और मनोरंजन करने वाला और इस रूप में व्याख्यायित करते थे। मेरा जो, और कुछ लोगों ने इस तरीके से भी उनको फ्रेमिंग किया था कि भिखारी ठाकुर एक लोक संस्कृति का एक कलाकार था जिसको देश दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी। तो मैंने इस निष्कर्ष में अपने जो शोध का जो निष्कर्ष था उसमें ही बताया कि भिखारी ठाकुर एक सचेतन कलाकार थे। उनको अपने समय और समाज की सारी गतिविधियों की जानकारी थी। दूसरी बात यह कि भिखारी ठाकुर जब यह कहते हैं कि नाच कांच है बात साँच है, जब वो कहते हैं कि नाच जो है कच्चा है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो यही सच्चा है, यही मूल है, तो आप समझिए कि जिसको आप लौंडा नाच कह करके आप उसके महत्ता को कम आंक रहे हैं। मैं तो इस बात की भी, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि उसे लौंडा नाच कहा जाए और लौंडा नाच कह करके उसको, उस पर एक जो अश्लील है कि श्लील है और इस तरीके के डिबेट में हम फंसा दिया जाए उसको। तो मैं तो उसको इस रूप में कहता हूँ कि वो एक बहुत ही सचेत रूप से किया गया सांस्कृतिक और साहित्यिक काम था, और जिसमें उस समय का जो अब मुक्तिबोध का जो युक्ति बार बार याद आती है, किसी भी समय को जानने के लिए उस समय की सामाजिक शक्तियों को जानना जरूरी होता है और फिर से उस समय की सांस्कृतिक गतिविधियों को जानना जरूरी होता है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।
तो उस समय का जो दौर था, जब हम देखते हैं कि भोजपुरी समाज में जो जातियाँ, विभिन्न जातियाँ थीं जो संगठित हो रही थी, तो उसी का एक सांस्कृतिक उत्पाद के तौर पर मैं इसे देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जो त्रिवेणी संघ और तमाम जो उसका जो प्रभाव जो है विदिशिया पर दिखाई देता है। और विदिशिया जो नाटक है, इसमें मैं एक लेखक का नाम भूल गया जो मैं बताना चाह रहा था। एक दूसरे लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने एक लेख लिखा है भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। और उनके जो पात्र थे उस समय जो नाटकों में काम करते थे, उनके विदिशिया में काम करते थे, उनकी जाति गिनाई है और ये बताया है किस तरीके से लगभग एक कायस्थ थे और उसके बाद सभी जो जातियाँ थीं वो सभी जातियाँ पिछड़ी और दलित जातियाँ थीं जो उनके नाटकों में काम करती थी। तो आप कह सकते हैं कि उस समय के जो दलित पिछड़ी जातियों का एक सांस्कृतिक उत्पाद के तौर में आप देखते हैं विदिशिया को, जिसका हीरो, जिसका नायक भिखारी ठाकुर है। और तो इस रूप में मैं उसको देखता हूँ कि भिखारी ठाकुर का जो अवतरण जो भोजपुरी प्रदेश में, भोजपुरी के रंगमंच पर जो होता है, जो एक रंगमंच के माध्यम से भोजपुरी रंगमंच में आता है, वो कोई अनायास नहीं आ जाता है। वो एक सचेतन प्रयास है। नीच में सामाजिक जो बदलाव हो रहे हैं उसका प्रभाव है। और एक सांस्कृतिक जो उस समय जो तमाम जो सांस्कृतिक पहलू हैं, जो विभिन्न जातियां थी, उनके अपने अपने नृत्य थे, गीत थे, उन सब का एक संश्लेषण वहाँ दिखाई देता है विदिशिया में। तो ये मैं इस रूप में भिखारी ठाकुर को देखने की कोशिश की है। भिखारी ठाकुर पर तो काफ़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। खासकर जो आप जानते हैं कि जो हमारे समाज का जो जितना कुछ भी अभी लिखा पढ़ा जा रहा है, हम लोग किताबों से तथ्य निकालते हैं और उस तथ्यों पर काम करके उसको एक दूसरी फ्रेमिंग कर देते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, हम सभी एज ए रिसर्चर यह जानने लगे हैं कि प्राथमिक स्रोत का कितना महत्व है। तो इसलिए लोक साहित्य पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। भिखारी ठाकुर के तमाम जो दूसरे पहलू हैं, जैसे उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा उस समय के समाज पर, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, एक कलाकार तो उनके मंडली कभी जीवित भी हैं, तो उस रूप में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि भोजपुरी नवजागरण जैसी कोई चीज़ थी क्या जिसमें भिखारी ठाकुर हैं। भिखारी ठाकुर ने समाज को क्या दिया, फिर से जो उस समय जो लोक साहित्य थे वो भिखारी ठाकुर उससे कितने प्रभावित थे और भिखारी ठाकुर से वो कितने प्रभावित हुए। तो बहुत और भी दूसरे पहलू हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर जितेंद्र यादव जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर ने भिखारी ठाकुर के बारे में बहुत सारी बातें बताई और मुझे लगता है इस गुफ्तगू के बाद कम से कम 10-15 पीएचडी तो हो ही जाएगी। तो आज भिखारी ठाकुर जी को याद करने की ज़रूरत है और ख़ासकर जो वंचित तबके के बीच में से जो हमारे जो राइटर, जो हमारे पोएट, जो हमारे हीरो जो निकले हुए हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, उनको जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इस कड़ी में जो भी हम लोग छोटी पहल कर रहे हैं, इस तरह के डिस्कशन को रिकॉर्ड कर आप तक पहुंचाते हैं, तो आप भी इसको देखिए और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि जितेंद्र जी से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं, उनसे आप चिट्ठी पत्री कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। और जितेंद्र जी के साथ हमने पिछली समर में, गर्मी में एक डिस्कशन किया था हिंदी अदब और सामाजिक न्याय का प्रश्न, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभय जी सामाजिक न्याय और जो बहुजन तबके के लोगों पर इंटरव्यू करते रहते हैं, तो आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को दबाएं और लगातार इनके वीडियो को इसके संपर्क में रहें। बहुत सारी जानकारियां आपको इनके माध्यम से मिलती रहेंगी और शायद मुझे लगता है कि हम लोग भी इनके चैनल पर हमेशा दिखाई देते रहेंगे। तो बहुत मेहरबानी मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। तो लेट्स ग्रो टुगेदर, हम सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोई आगे और कोई पीछे नहीं है।
किसी को इंटरव्यू देना ही होगा और किसी को इंटरव्यू लेना ही जी, होगा। जी, जी, जी। तो ये तो मतलब ये तो क्या क्या दस्तूर है दुनिया का सर। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, यू बहुत जी। बहुत धन्यवाद। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel